हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार ये बोटनी क्लास से पहले बता रहा हूँ, पारितंत्र अपन ने स्टार्ट किया था और एक लेक्चर हो गया था, उसके बाद में काफ़ी थोड़ा सा लंबा गैप चल गया। सेकंड क्लास है, ये दूसरा लेक्चर है। और पहले लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था उत्पादकता, जीपीपी, एनपीपी, आर क्या हो, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। तो जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो देख लेना ना। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे अपघटन की, डीकंपोजिशन की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको और ओवरव्यू दे देता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा सा ताकि आपको लास्ट लेक्चर याद आए, क्योंकि काफी टाइम हो गया। पारितंत्र की जो क्रियाशीलता है, पारितंत्र के जो फंक्शंस की बात करूं मैं, तो पारितंत्र के 4 फंक्शन है जी। पहला है उत्पादकता, जो कि अपन लास्ट लेक्चर के अंदर, जो पहला लेक्चर अपना हुआ था उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा है अपघटन, जो कि अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है ऊर्जा प्रवाह, जो अपन इस लेक्चर में जिसकी शुरुआत कर देंगे और अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। और चौथा है पोषण चक्र, जो अपन अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। तो ये 4 क्या है, कोई भी पारितंत्र जो है उसकी क्रियाशीलता है, उसकी फंक्शंस है। तो ये जो 4 चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे। पहला अपन ने जो उत्पादकता है वो अपन ने कर लिया है कि उत्पादकता कैसे क्या होती है, किसको बोलते हैं उत्पादकता, वो सारी चीजें अपन कर चुके हैं। और उसके अलावा अपन को क्या करना है, अपन को करना है यार अब अपघटन। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपघटन से, ऊर्जा प्रवाह को शुरुआत कर देंगे आज और अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। आ जाओ। चलो 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 चलो। अपघटन, अपघटन, अपघटन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन कहा जाता है। डीकंपोजिशन से मतलब तो आप समझते होंगे कि डीकंपोजिशन क्या होती है। किसी भी चीज को सड़ाना, गलाना, एकदम से कोई मान लो कोई जानवर मर गया, ठीक है, मरते हैं जानवर, कोई जानवर मर गया और आप कुछ टाइम बाद में देखते हो कि वहां से सिर्फ मिट्टी मिट्टी रह जाती है, बाकी सब कुछ वो बिल्कुल गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है, और उसको वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है। उसमें अलग अलग माइक्रोब्स काम में आते हैं, अलग अलग चीजें जो है वो काम में आती है। वो क्या होता है, वो सारी चीजें अपन करने वाले हैं। कौन कौन सी स्टेजेस है अपघटन की, क्या स्टेप होती है इसके अंदर, वो भी अपन करने वाले हैं। तो डीकंपोजिशन का मतलब आप समझते हो, कोई भी मतलब कोई पेड़ गिर गया, कोई पत्तियां गिरी हैं, ठीक है, पत्तियां तो गिरती रहती हैं, पत्तियां गिर गई सूख के, और उसके बाद में आप थोड़े दिन बाद में देखते हो कि वो पत्तियां वही नहीं रहती है ना, वो मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही क्या है, आपका अपघटन होता है। समझ में आई बात? डीकंपोज बोलते हैं ना, डीकंपोज हो गई, कोई कोई मतलब बोलता है ना कि हाँ अपनी सीआईडी वगैरह या फिर क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ देखा होगा इनमें, तो कि इसकी बॉडी तो पूरी डिकम्पोज हो गई है ना। 2-3 दिन की अगर कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, और वो 2-3 दिन बाद में कोई जंगल में मार के डाल गया और उसके बाद में अगर वो किसी को मिल रही है, तो वो बोलते हैं ना कि बॉडी इसकी तो पूरी डिकम्पोज हो गई, इसकी तो शिनाख्त नहीं हो सकती, मतलब इसका पता नहीं लग सकता कि कौन है। तो वो डिकम्पोज क्या है, मतलब सड़ गई, गल गई पूरी। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अपघटन क्या है, डेफिनेशन देख लो भाई। सबसे पहले, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, H2O एवं पोषक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ना, अब कोई भी जीव है, कोई भी पेड़ पौधा है, वो किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, ऑर्गेनिक पदार्थ से बना हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है। और वो सिंपल नहीं है, वो कार्बनिक पदार्थ सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा क्या, जटिल कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो उसका अपघटन करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? वो जिस जटिल कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है उसको अपन को तोड़ना पड़ेगा। किसमें? साधारण अकार्बनिक पदार्थ के अंदर। अब साधारण अकार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए? जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सारे हो गए, ठीक है, आपके और न्यूट्रिएंट्स हो गए ये वाले। तो इनको सामग्री को अकार्बनिक तत्वों में जैसे CO2, H2O एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? अपघटन कहते हैं। सीधी सी बात, आपको सीधा सा एक पॉइंट दूं, हम आपको सीधा सा एक पॉइंट दे दूं यहां पर आपको, जटिल
या फिर इसको इंग्लिश में लिखते हैं, वो आसान रहेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, मैटर मतलब पदार्थ। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण या फिर सरल अकार्बनिक पदार्थ के अंदर कन्वर्ट करना है, इसी को क्या कहते हैं अपन? अपघटन कहते हैं। समझ में आई या नहीं आई बात? आई भैया, आगे चलते हैं। चलो, कुछ लग रहा है मैं क्या खा रहा हूँ? विक्स खा रहा हूँ, आवाज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, विक्स खा के काम चलाना पड़ रहा है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो नहीं खा रहा हूँ। चलो, अपघटन के लिए जो कच्चे पदार्थ हैं उनकी बात कर लेते हैं। कच्चे पदार्थ का मतलब क्या है? देखो यार, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, कोई भी फैक्ट्री के अंदर चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए क्या है? कच्चा माल चाहिए होता है। बिल्कुल भैया, चाहिए होता है। एग्जाम्पल लेते हैं यार, एक बिस्कुट का एग्जाम्पल लेते हैं। बिस्कुट तो ये बिस्किट, जो बिस्कुट है, इसको बनाते कैसे? इसके लिए ऐसा थोड़ा ना है कि यार बटन दबाया और मशीन में से बिस्कुट निकल के आ गया। अरे मशीन से निकल के आ जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कच्चा माल तो डालना पड़ेगा ना, जिससे भी बनता होगा बिस्कुट, वो डालना पड़ेगा अपन को, बिल्कुल डालना पड़ेगा। तो वो क्या है? कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी अपन को। फाइनल प्रोडक्ट अपना क्या है? जो बिस्किट वाले निकल के आया वो अपना फाइनल प्रोडक्ट है। कच्चा माल जो अपन डाल रहे हैं वो उसके लिए, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो क्या है? उसका रॉ मटेरियल है। समझ में आई? एग्जाम्पल और लो, पकोड़े बनाते हैं अपन, बिल्कुल भैया बनाते हैं। चलो रोटी पे आते हैं, रोटी बनाते हैं। रोटी के लिए यार कच्चा माल क्या है? आपका आटा हो गया, चाहे वो गेहूं का हो, बाजरे हो, किसी का भी हो। आटा हो गया, ठीक है भैया, आटा ले लिया, उसमें थोड़ा नमक भी डालते हैं, थोड़ा पानी की जरूरत भी हो गई, बिल्कुल होती है। तो ये सारा क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। फिर उसको अपन पकाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास आता है, जो फाइनल उत्पाद अपने पास आता है, वो क्या आता है? रोटी आती है, बिल्कुल आती है। वैसे ही अपघटन एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है पूरी। इसके लिए अपन को क्या है? कच्चा माल चाहिए, कच्चे पदार्थ चाहिए, जिस पर क्या है? अपघटन की क्रिया होगी, ठीक है। और फिर अपन को एक फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक बात है। चलो, तो अब अपघटन के लिए आप अपने दिमाग से बताओ क्या कच्चे पदार्थ हो सकते हैं? भाई सड़न गलन किस पर होगी वो बताओ मुझे। कोई जानवर मर गया, उसकी बॉडी पर होगी ना। कोई पेड़ की पत्तियां ना, कोई पेड़ की डाली, कोई पेड़ पूरा खुद गिर गया, तो उसकी तो सड़न गलन होगी। आप में चल रहे हैं, कल को पता चला भाई चलते चलते गायब हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? अपने ऊपर चलते हुए इंसान पर सड़न गलन हो सकती है क्या? अरे नहीं हो सकती। आई समझ में? ठीक है। तो अपघटन के लिए जो कच्चे पदार्थ है वो क्या है? पादपों के मृत अवशेष। जो पादप है, जो पेड़ पौधे हैं, उनके मृत अवशेष। मृत अवशेष में क्या हो गया? आपकी पत्तियां हो गई, छाल हो गए, फूल हो गए। अब ये गिर गए, ठीक है, पेड़ से नीचे गिर गए, तो ये क्या है? नीचे गिर जाएंगे, उसके बाद में सड़न गलन होगी और उसके बाद मिट्टी मिल जाएंगे, ठीक है। मृत प्राणी, पशु होते हैं ना, उनके अवशेष, कोई पशु मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई जानवर मर गया, ठीक है, उसको सड़न गलन होगी, वो भी क्या इसमें आ जाएगी। तो ये क्या? कच्चे पदार्थ है। अब इनको क्या बोलते हैं अपन? कच्चे पदार्थ तो नॉर्मल भाषा हो गई। टेक्निकली इसमें क्या बोलेंगे अपन? इनको कहा जाएगा अपरद, कहा जाएगा। क्या कहेंगे? अपरद। मैं उम्मीद करता हूं साथ साथ में आप नोट्स बना रहे हो, बढ़िया रहेगा। इनको क्या कहेंगे अपन? अपरद। इंग्लिश में बोलूं तो डेट्राइटस। क्या बोलेंगे? डेट्राइटस। अब मैं एक बार वापस आपको समअप करूंगा सारी चीजें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपघटन क्या है? अपघटन कुछ भी नहीं है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं? अपघटन कहते हैं, ठीक है। अब कच्चे पदार्थ की बात करी मैंने कि भाई कच्चा माल क्या है, कच्चे पदार्थ क्या है, तो वो आपकी कोई पेड़ पौधा की कोई फूल पत्ती कुछ भी गिर गई वो हो गया, कोई डाली गिर गई वो हो गया, कोई जानवर मर गया वो हो गया। अब मैं आपको एक नया शब्द देने जा रहा हूं, अपरद। अपरद क्या होता है यार? अपरद उसको बोलते हैं जिसके ऊपर भी अपघटन हो रहा है ना,
जिसके ऊपर भी अपघटन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? अपरद कहेंगे। जिसके ऊपर भी अपघटन होगा उसको क्या कहेंगे? अपरद कहेंगे। मान लो कोई क्या है, कुत्ता मर गया, कोई कुत्ता मर गया और वो पड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा? वो डिकम्पोज होगा, अपघटन होगा। तो अपघटन अब किसके ऊपर हो रहा है? कुत्ते के ऊपर हो रहा है ना, तो कुत्ता यहां पर क्या है? अपरद है। कच्चा माल यहां पर कौन है? कुत्ता है, तो कुत्ता क्या हो गया? अपरद। इंग्लिश में बोल लूं तो डिट्राइटस है कुत्ता। यहां पे कोई फूल जो है वो पेड़ से नीचे गिर गया, मिट्टी में गिर गया, सूखेगा फूल? बिल्कुल सूखेगा। और उसके बाद में क्या होगा? उस पर अपघटन की क्रिया चलेगी, डिकम्पोज होगा वो। और डिकम्पोज जब होगा तो अब कच्चा माल कौन है? वो फूल है। अपरद कौन है? वो फूल है, क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया किस पर हो रही है? उस फूल पे, तो वो क्या है? अपरद है। और वही मैं बात करूं इंग्लिश में तो उसको डेट्राइटिस बोल देंगे। समझ में आई बात? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं जिस पर भी अपघटन की क्रिया होगी, जिसके ऊपर अपघटन की क्रिया होती है उसको अपन अपरद कहते हैं, डेट्राइटस कहते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल, ये इस डायग्राम से आप देखो थोड़ा सा। ये एक पत्ती है यार, और पत्ती कैसी है? डेड लीफ है, मतलब पेड़ से नीचे गिर चुकी है, ठीक है। केचुआ, केचुआ सब जानते होंगे, अर्थवर्म, वर्म बोल दिया, अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म, केचुआ। केचुआ आएगा, पत्ती नीचे गिरी हुई है, इसको क्या है? इसको खाएगा और खाद के रूप में इसको बदल देगा। इसको किसको? इस पत्ती को, ठीक है। एक मिनट, चलो बाद में देखते हैं। ये पत्ती है, केचुआ भाई साहब आए और इसको तोड़ दिया इसने, किसी छोटे 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 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। किसको? पत्ती को तोड़ दिया। तो यहां पर ये जो केचुआ है वो क्या है? यहां पर मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं। यहां पर जो पत्ती है ना, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती है क्या है? अपरद है। पत्ती क्या है? अपरद, क्योंकि इस पर क्या हो रही है? अपघटन की क्रिया हो रही है, तो ये तो क्या है? अपरद है। अंग्रेजी में बात करूं तो डेट्राइटस, डेट्राइटस। और अपरद की क्रिया को अंजाम कौन दे रहा है? यहां पर देखो, अपघटन की क्रिया हो रही है किसके ऊपर? पत्ती के ऊपर। पत्ती यहां पर क्या है? अपरद। और अपघटन की जो क्रिया है उसको अंजाम कौन दे रहा है? केचुआ। तो केचुआ क्या हो गया? अपरदाहारी। क्या हो गया? अपरदाहारी, डेट्राइटी वोर। हिंदी में अपरदाहारी और इंग्लिश में डेट्राइटी वोर। अपरदाहारी क्यों कहा इसको? क्योंकि ये किसको खा रहा है? ये देखो आप मुझे, ये इस पत्ती को खा रहा है और पत्ती क्या है? अपरद है। अपरद को जो खाएगा वो क्या है? अपरदाहारी। तो क्या बोल दिया केचुए को? अपरदाहारी बोल दिया, इंग्लिश में डेट्राइटी वोर इसको कह दिया। ये कुछ बातें समझ में आई होंगी आपको। चलो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अपघटन के चरण, स्टेप्स इन स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर क्या क्या आपके स्टेप्स हैं उनकी बात करेंगे, एक एक स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, उसके बाद में अपन थ्योरी पे आएंगे। यहां है जगह, ठीक है। चलो डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं पहले। ये क्या है? पत्ती है जी, बिल्कुल पत्ती है, गिर गई पेड़ से, गिर गई। अब सबसे पहली जो होगी इस पर, सबसे पहली जो कार्रवाई होगी ना, वो क्या होगी? इसका खंडन होगा। सबसे पहले क्या होगा? खंडन, फ्रेगमेंटेशन होगा। जो पहली स्टेप है ना, पहली स्टेप है वो क्या है? खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन लिख देता हूं मैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया जाएगा। इस पत्ती को क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा भाई,
और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपघटन का मतलब आपको मैं समझा चुका हूं कि जो जटिल, एक मिनट, जो जटिल कार्बनिक जो आपके जो तत्व हैं उनको किसमें कन्वर्ट करना है अपन को? अकार्बनिक के अंदर, साथ सिंपल अकार्बनिक के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये आपका क्या था? जटिल कार्बनिक था, इसको अपन ने किसमें बदल दिया? सिंपल अकार्बनिक में। नहीं जी, अभी नहीं बदला है, अभी जस्ट अपन ने छोटे छोटे इसके क्या किए? टुकड़े किए हैं, अभी बदला नहीं गया है। बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेप ये हो गई। नीचे यहां पर क्या होगी? मिट्टी होगी। यहां मैं क्या बना देता हूं? मिट्टी बना देता हूं। ठीक है, ये मैंने मिट्टी बना दी। अब क्या होगा? ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, अब क्या होगा? अब दूसरी स्टेप होगी लीचिंग। क्या होगी? लीचिंग, निशालन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निशालन। ठीक है, दूसरी स्टेप होगी निशालन। लीचिंग हिंदी में लिखे हुए हैं, आपको मैं ऊपर जब थोड़ी दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा मैं आपको। दूसरी क्या है? लीचिंग। इसके अंदर क्या होगा यार? ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा है ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटा है और थोड़े बहुत जो अकार्बनिक जो तत्व बने हैं ना, वो जल्दी से कहां चले जाएंगे? वो जल्दी से चले जाएंगे जो पानी में घुलने वाले। मैं वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुना। ये पत्ती क्या है? कार्बनिक तत्वों से बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। इसका क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन हुआ। ठीक है, खंडन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई भैया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी तो इसमें कुछ अकार्बनिक तत्व थे, बिल्कुल थे। और वो कैसे थे? पानी में घुलने वाले थे, पानी में घुलनशील थे। ठीक है, तो वो पानी में घुलनशील थे, तो वो कहां चले गए? वो चले गए मिट्टी में, एकदम से नीचे चले गए, मिट्टी में एकदम से नीचे चले गए। और मिट्टी में इतने नीचे चले गए कि वो क्या है? अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है वो। ठीक है, वो एक लवण के रूप में, ठीक है, वो नीचे मिट्टी में चले गए। ठीक बात है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? लीचिंग। ठीक है, तो ये कुछ परसेंट जो है वो नीचे चला गया। अपन ने पत्ती को तोड़ा, इसको फ्रेगमेंटेशन कहा। इसमें कुछ परसेंट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए थे, जो कि पानी में घुलने वाले थे। वो जल्दी से कहां चले गए? जमीन में एकदम से नीचे चले गए। ठीक है, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है, अभी अपने पास में बहुत सारा माल मसाला पड़ा है। अभी तो थोड़ी सी चीज जो है वो मिट्टी में गई है। ठीक है, तीसरी जो स्टेप आती है वो क्या आती है? तीसरी, एक मिनट, हाँ, तीसरी जो स्टेप आती है वो क्या आती है? केटाबोलिज्म। क्या आती है? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म, केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म में क्या होगा? केटाबोलिज्म में क्या होगा? कुछ ऐसे जीव आएंगे, जैसे आपके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आपको, केंचुआ, ठीक है, या फिर और अलग कुछ बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है, और कुछ फंजाई आएंगी। ठीक है, वो अपने क्या करेंगे? एंजाइम्स को निकालेंगी। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स का एक्शन होगा, एंजाइम्स का एक्शन होगा। किसके एंजाइम्स का? कुछ बैक्टीरिया आएंगे, कुछ आप क्या आएंगी? फंजाई आएंगी, कवक आएंगे, उनके एंजाइम्स का इस पर क्या होगा? वो आएंगे। ठीक है, कौन आएंगे? आपके बैक्टीरिया और आपकी फंजाई, वो आएंगी और इस पर क्या करेंगी? अपने एंजाइम्स डालेंगी। जैसे ही वो इस पर एंजाइम्स डालेंगी तो ये क्या है? ये कन्वर्ट होने लग जाएगा किसमें? अकार्बनिक तत्वों के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? अकार्बनिक तत्वों के अंदर। ठीक है, यहां एंजाइम्स की बात हो गई। उसके बाद अगर अपन आगे चलें, तो अगली जो स्टेप आती है वो आती है आपकी ह्यूमिफिकेशन।
अगली जो स्टेप आएगी वो कौन सी आएगी? ह्यूमिफिकेशन। चौथी स्टेप हो गई ना। तो फोर्थ स्टेप कौन सी है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन। अब पहले ह्यूमिफिकेशन से पहले तक अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे। तो आज पहले स्टेप से चलते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया बस वही बातें हैं, ठीक है। तो अपघटन के चरण देखिए, बात कर रहे हैं अपन कौन कौन से स्टेप्स है डिकम्पोजिशन की, उसकी बात कर रहे हैं। पहले एक खंडन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक बात है। इसके अंदर क्या होता है? अपरदहारी, एक मिनट, अपदाहारी लिख दिया यहां पर, अपरदहारी आएगा, माफी चाहूंगा। अपरदहारी, अपरदहारी, अपराधाहारी जो होगा ना, वो अपराध को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। अपराधाहारी कौन? आपका जो केंचुआ, ऐसे देखो केंचुआ का मैंने एग्जांपल दिया आपको, केंचुआ ने इसको खाया, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया, तो ये क्या है? खंडन है, फ्रेगमेंटेशन है। तो ये क्या है? अपराधाहारी जो है वो अपराध को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। ये क्या हो गया? आपकी पहली स्टेप हो गई, बता चुका हूं आपको। फिर अगली दूसरी स्टेप क्या है? निशालन। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। ये देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ? ये पत्ती थी, फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे भागों में टूट गई। अब अगली जो प्रोसेस है वो क्या है? आपकी निशालन। ये निशालन, निशालन क्या है? लीचिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या है? जल विलय अकार्बनिक पोषक, मैंने आपको बता दिया कि कुछ जो है अकार्बनिक, जो इनऑर्गेनिक मैटर था, जो क्या है पानी में घुल सकता था, जल विलय था, है ना, वो पोषक जो है वो भूमि में मर्दांश स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं, मतलब बहुत ही नीचे चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवशेपित हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि वो नीचे मिट्टी में चले जाते हैं और लवण के रूप में नीचे मिट्टी में चले जाते हैं, और वो क्या है? उपलब्ध नहीं होते, वो ये अनुपलब्ध हो गए ना। हाँ, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तीसरी स्टेप क्या है? अपचय। अपचय क्या है? केटाबोलिज्म। केटाबोलिज्म क्या कह रहा है? बैक्टीरियल, जीवाणुवीय और एवं कवकीय एंजाइम्स अपराधों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। बता चुका हूं आपको, यहां पर देखो कैटाबोलिज्म के अंदर में क्या बताया कि एंजाइम्स का एक्शन होगा। किसके एंजाइम्स का? जीवाणु और आपके कवक, इनके जो एंजाइम्स है वो आके इसको किसमें तोड़ देंगे? अकार्बनिक तत्वों के अंदर इसको तोड़ देंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये अपचय होगा। फिर अगला क्या है? ह्यूमिफिकेशन। जो शेष मर्त जो पदार्थ है ना, वो अब ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो बच गया ना, यहां पर ये अपनी इस स्टेप के बाद में जो ये बच गया ना, ये बच गया, ये जो है अब ये क्या है? अकार्बनिक तत्व है। अब ये जो है ना, ये किस में बदल जाएंगे? ह्यूमस में बदल जाएंगे। किसमें? ह्यूमस में बदल जाएंगे। ह्यूमस क्या होता है वो देख लो भाई। ह्यूमस क्या होता है? गहरे रंग का क्रिस्टल रहित होता है ये, ठीक है, गहरे रंग का होता है, क्रिस्टल रहित होता है, सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी होता है। सूक्ष्म जैविक प्रतिरोधी होता है, मतलब इसमें माइक्रोब्स जो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़िया होता है ये, है ना। और क्या है? इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है। जो आपका ह्यूमस होता है ना, उसका जो है अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। तो आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, जिस मिट्टी पर ह्यूमस जो होती है ना, जिस मिट्टी के ऊपर ह्यूमस होती है, ह्यूमस की परत होती है, वहां पर क्या है? अनाज की मात्रा ज्यादा होती है ना। वहां पर अगर आप फसल करोगे तो बढ़िया होता है, ठीक है। रीजन क्या है? यही रीजन है, सूक्ष्मजीवी प्रतिरोधी होता है ये, ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत बढ़िया उपजाऊ होती है। इसका अपघटन जो है वो बहुत धीमी धीमी होगा, और कोलोइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। और ये कैसा होता है? कोलोइडल होता है। इसकी वजह से क्या है? ये पोषक का भंडार के रूप में काम करता है, न्यूट्रिएंट्स भर भर के मिलते हैं। तभी मैंने आपको बताया ना, इस पर अगर आप खेती करोगे तो बढ़िया से आपका अनाज जो है बहुत बढ़िया होगा। तो ये क्या है? जो शेष मर्त जो पदार्थ बच गए वो किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर जो लास्ट स्टेप आती है वो क्या है? खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन। ह्यूमस घुलनशील अकार्बनिक खनिज में विघटित हो जाता है। वापस बताता हूं यहां पे आपको मैं, यहां पर जो हुआ आपका ये जो माल मसाला है, ये किस में बदल गया? ह्यूमस में बदल गया। और मैं यहां पर ह्यूमस बना देता हूं। ये क्या है? आपकी ह्यूमस की परत है, ह्यूमस की परत है। अब लास्ट जो है आपकी पॉइंट वो क्या है? आपका मिनरलाइजेशन। लास्ट क्या है? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन क्या कहता है?
मिनरलाइजेशन ये कहता है कि ह्यूमस जो है वो धीरे धीरे टूट के और घुलनशील अकार्बनिक पोषक के रूप में जमीन में जो है वो चला जाएगा। ठीक है, यही चीज क्या आपका 5th पॉइंट बोलता है, खनिजीकरण, मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। ह्यूमस घुलनशील अकार्बनिक खनिज में विघटित हो जाता है। ह्यूमस जो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ह्यूमस से बन गई ये परत, किसकी बन गई थी, धरती के ऊपर ये जो मिट्टी के ऊपर परत किसकी बन गई, ह्यूमस की परत बन गई। अब ये ह्यूमस की परत जो है वो धीरे धीरे क्या होगी, घुलनशील अकार्बनिक पोषक के रूप में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के रूप में जो है धीरे धीरे जमीन के अंदर चली जाएगी। वो क्या है, खनिज के रूप में काम आएगी, फिर वो खनिजीकरण हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो है 5 स्टेप्स है, ये मैंने आपको बताई। किसकी है, ये अपघटन की है। पहले ये पत्ती जो है इसके अंदर क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, किसने किया, अप्रदहारी ने। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ा इसको, तो इसमें कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे जो पानी में घुल सकते थे, वो जल्दी से कहां चले गए, नीचे जमीन में चले गए, एकदम से नीचे, और इतने नीचे चले गए कि वो क्या है, अनुपलब्ध लवण के रूप में नीचे बैठ गए। ठीक है, ये क्या होती है, लीचिंग, निशालन बोलते हैं इसको। फिर तीसरी स्टेप क्या हुई, जो ऊपर माल मसाला बन गया तो नीचे तो चला गया, वो निशालन हो गया। फिर यहां पर जो बचा माल मसाला था उसमें क्या हुआ, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है, जो आपकी बैक्टीरिया और जो आपकी फंजाई है, जीवाणु और कवक जो है, इनके एंजाइम्स ने इस पर आके काम किया। ये जो बैक्टीरिया है और फंजाई है, इन्होंने अपने क्या डाले, इस पर एंजाइम्स डाले, और एंजाइम्स डालने के बाद में इन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको अकार्बनिक तत्वों के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी जो अकार्बनिक तत्व है, इनऑर्गेनिक जो मैटर है, ये इनऑर्गेनिक मैटर की में क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन हुआ। क्या हुआ, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन जो हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया। ह्यूमस कैसा होता है, गहरे रंग का होता है, बिल्कुल गहरे रंग का दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल रहित होता है, और ये क्या है, बढ़िया इसमें सूक्ष्म जीवी प्रतिरोधी होता है। ये इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। कोलोइडल होने के कारण इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भर भर के इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है खनिजीकरण। खनिजीकरण क्या है, ये ह्यूमस जो है वो धीरे धीरे इसका अपघटन होगा, और ये क्या है, अकार्बनिक पोषक के रूप में नीचे जो है वो बैठता जाएगा। ठीक है, ये अपघटन की 5 स्टेप्स थी जो मैंने आपको बताई। एक बार वापस मैं आपको यहां पर थ्योरी से रिपीट करवा देता हूं। ठीक है, चलो खंडन, पहला स्टेप क्या बताया मैंने, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अप्रदहारी अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, बता दिया मैंने आपको। दूसरी क्या है, निशालन, लीचिंग होगी। ये जल विलय अकार्बनिक पोषक की भूमि मर्दांश स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। फिर तीसरी है अपचय, कैटाबोलिज्म। बैक्टीरियल, जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम्स अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं, बता दिया मैंने आपको। ह्यूमिफिकेशन, शेष मृत पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ह्यूमस कैसा होता है, गहरे रंग का, क्रिस्टल रहित होता है, सूक्ष्म जीविक प्रतिरोधी होता है। इसका अपघटन जो वो धीमी गति से होता है। कोलोइडल होने के कारण यह पोषक तत्वों का भंडार के रूप में काम करता है। ठीक है, खनिजीकरण क्या होता है, मिनरलाइजेशन। ह्यूमस घुलनशील अकार्बनिक खनिज में विघटित हो जाता है। समझ में आई बात। अब बात करेंगे अपघटन के अंतिम उत्पाद क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना बिस्कुट वाला एग्जांपल, कि बिस्कुट आप कुछ फैक्ट्री में बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल यहाँ पर मैंने क्या लिया, पत्ती को लिया। ठीक है, तो पहले पत्ती का सारा काम करवा दिया भाई, उसकी फ्रेगमेंटेशन करवा दिया, लीचिंग करवा दी, उसका कैटाबोलिज्म करा दिया, ह्यूमिफिकेशन करा दिया, मिनरलाइजेशन करा दिया। लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला अपन को, उत्पाद क्या मिला। अपघटन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है, CO2, H2O, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स। इनऑर्गेनिक सोल्ट्स कहां मिलेंगे आपको, जमीन में। H2O कहां मिलेगी आपको, जमीन में। CO2 कहां मिलेगी, हवा में उड़ जाएगी CO2। तो ये जो है, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब इसमें अगर आप दिमाग से, अपने कॉमन सेंस से भी करोगे ना, तो भी कर जाओगे इनको, कि अपघटन जो है आपकी जो है सड़न गलन को ज्यादा बढ़ावा कौन देते हैं, सड़न गलन को ज्यादा रोकते कौन से, बस यही बातें हैं। ठीक है, तो अपघटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला है अपरद, डेट्राइटिस की रासायनिक प्रकृति। भाई जो आपका अपरद है, जिस पर अपघटन की क्रिया होनी है, उसकी खुद की बनावट कैसी है, उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है, उस पर भाई निर्भर करेगा। भाई एक बात बताओ मुझे, सड़न गलन किस चीज की जल्दी होगी, ये किस चीज पर निर्भर करता है, कि वो चीज है क्या, है ना। अब आपने देखा होगा कुछ सब्जियां जो है ना वो 2 दिन तक चल जाएंगी, खराब नहीं होती, और कुछ जो है वो आधे दिन में खराब हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो अलग अलग है।
तो सबसे पहली बात, जो अपघटन की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला का जो कारक है वो क्या है कि जो आपका अपरद है ना, जो अपरद है उसकी रासायनिक प्रकृति यार कैसी है ना। अगर वो सुगर और नाइट्रोजन का बना हुआ है, अगर वो अपरद जो है ना वो सुगर और नाइट्रोजन का बना हुआ है तो अपघटन तेजी से होगा। ठीक है, अगर सुगर और नाइट्रोजन से बना हुआ है ना तो अपघटन कैसा होगा, बिल्कुल फास्ट। और अगर वो लिग्निन और काइटिन का बना हुआ है तो अपघटन कैसे होगा, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई आपको कि अपरद जो है ना वो उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी अपघटन की प्रक्रिया कैसी होगी। समझ में आई बात? ठीक, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की भी बहुत जरूरी बात है भाई, है ना। ऑक्सीजन जो है वो भी क्या करती है, प्रभावित करती है अपघटन की प्रक्रिया को। कैसे करती है देखो, अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपघटन के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि अपघटन जो कैसी प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है। इसके अंदर ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो अपघटन क्या होगा, धीरे धीरे। और अगर ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में है तो अपघटन क्या होगा, जल्दी जल्दी। और अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो अपघटन नहीं होगा। ठीक है, तो O2 के बिना, ऑक्सीजन के बिना कार्बनिक पदार्थ पूर्णतः अपघटित नहीं हो सकते। अगर ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, तो कार्बनिक जो पदार्थ है ना उनको पूर्णतः आप क्या है, अपघटित नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो दो कारक मैंने आपको बता दिए। पहला क्या है, अपरद जो आपका डेट्राइटस है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगा आपकी अपघटन की जो क्रिया है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में है तो जल्दी जल्दी, अगर नहीं है तो फिर वो पूर्णतः नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो कारक है वो क्या है, टेम्परेचर, तापमान। अब आपको पता है गर्मी में सब्जी जल्दी खराब होती है और सर्दी में रात को बनाई अगले दिन शाम को तक खा रहे हैं ना। हाँ, और गर्मी में सुबह बनाई शाम तक खराब। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्परेचर का काम भी है। लो टेम्परेचर में अपघटन क्या होगा, धीरे धीरे, है ना। सर्दी में क्या सब्जी नहीं खराब होती ना, तो अपघटन क्या होगा, धीरे धीरे। और हाई टेम्परेचर में अपघटन क्या होगा, जल्दी जल्दी। तो गर्मी में क्या हो जाता है, आपका अपघटन जल्दी होगा। अब बात करें जल और नमी की। ठीक है, कोई जगह भाई पानी की मात्रा ज्यादा है या फिर नमी से आप ले लो, नमी अगर मॉइस्चर ज्यादा है ना, तो नमी अगर ज्यादा है तो अपघटन क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, अगर नमी ज्यादा है तो अपघटन क्या होगा, तेज होगा। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको चार कारक बता दिए, इनको आप ध्यान से देखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब शुरुआत करेंगे अपन ऊर्जा प्रवाह की। दो चीजें अपन ने पढ़ ली, मैंने आपको आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया कि पारितंत्र के जो है, हाँ पारितंत्र के जो है फंक्शंस मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है, उत्पादकता, वो अपन कर चुके हैं, पहले लेक्चर के अंदर कर दिया। दूसरा क्या है, अपघटन, वो आज कर लिया अपन ने। तीसरा अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऊर्जा प्रवाह है, इसको अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। अब स्टार्ट कर रहे हैं ऊर्जा प्रवाह क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है। एनर्जी फ्लो, तो यार एनर्जी फ्लो ये है कि प्लांट्स जो है ना, सूर्य की किरण आई, सूर्य की किरण आई भैया, बिल्कुल आई। और आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना क्या है, खाना बनाते हैं। बिल्कुल भैया, बनाते तो है। और वो जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, उन्हीं पर अपन निर्भर होते हैं कि अपन भी कुछ खा लें। भाई मैंने खेती करी और अनाज हुआ, सूर्य की आवश्यकता हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा। सूर्य से ऊर्जा मिली किसको, पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों ने वो ऊर्जा ली और उसको किस में कन्वर्ट किया, खाने के अंदर। और उस खाने से ऊर्जा किसने ली, हमने। उसको हमने खाया और हमने ऊर्जा ली। ठीक है, तो ये क्या ऊर्जा का प्रवाह है, फ्लो है, ऐसे चलता रहता है। अब इसको करते हैं अपन। सभी पारिस्थितिक जो तंत्र है के लिए एकमात्र जो स्रोत है वो क्या है, सूर्य है ऊर्जा का। ठीक है, यहां पर एक नाम यहां पर लिख देता हूं, तंत्रों के लिए ऊर्जा का। अब ठीक है, सभी जो पारितंत्र है उनके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है।
ठीक है, जितने भी पारितंत्र है, चाहे वो आपका समुद्र हो, चाहे वो आपका खेत खलियान हो, चाहे वो आपकी पहाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जंगल हो, जो ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो क्या है सबके लिए? सूर्य है। वहीं से ऊर्जा मिल रही है सबको भाई, ठीक है। तो एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे गहरे समुद्र है भाई, गहरे समुद्र है, वहां तक आपका सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, वहां तक सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? गहरे समुद्र को आप छोड़ दो, और किसको छोड़ दो? जल तापीय जो पारितंत्र है इनको छोड़ दो। इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी पारितंत्र है ना, सबके लिए एकमात्र सूर्य ही क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा पार, PAR। क्या है ये पार? पार की फुल फॉर्म आपको बताऊं तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हिंदी में बात करूं तो श्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझो। सूर्य से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। सारी काम की हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल काम की नहीं है। तो जितनी सूर्य से किरणें आ रही है ना, जितनी सूर्य से किरणें आ रही हैं, उसकी 50% जो किरण है वही क्या है? फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं। सूर्य से बहुत सारी किरणें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। सबसे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो प्रकाश संश्लेषण जिनसे हो सकता है वो कितनी है? कुल सूर्य की किरणें, उनकी 50% जो किरणें हैं, उन्हीं से क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। और जिनसे प्रकाश संश्लेषण हो सकता है उनको क्या कहते हैं अपन? पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये टोटल सनलाइट का क्या है? 50% होती है। जो कुल सनलाइट आ रही है, जो कुल सूरज की जो किरणें आ रही हैं, उनका 50% क्या होता है? पार होता है, जिनसे अपन क्या है? प्रकाश संश्लेषण करवा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है? यूजफुल होती है। मैंने आपको बता दिया कि जो पार है यही क्या है? इन्हीं को फोटोसिंथेसिस में काम ले सकते हैं। ये क्या है? यूजफुल है। टोटल पार का 2 से 10% ही प्लांट यूज करते हैं। अब मैंने आपको एक देखो क्या बताया, मैंने आपको वापस सुना, ध्यान से कंफ्यूज हो जाओगे वरना। मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य से जितनी किरणें आती है ना, उसका 50% जो किरण है ना, वही क्या है? काम की होती है प्लांट्स के लिए। ठीक है, बाकी 50% को भूल जाओ, 50% ही काम की है। अब वो काम की है, लेकिन प्लांट्स वो पूरी 50% को यूज करते ही नहीं है। प्लांट्स उन्हें 50% को यूज नहीं करते। तो भैया कितनी करते हैं? उन 50% में से भी 2 से 10% ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं सूर्य से जितनी किरण आई उसका 50% ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण में काम आ सकती हैं, बाकी 50% को भूल जाओ। अब जो 50% प्रकाश संश्लेषण में काम आ सकती है, उन सबको प्लांट्स जो वो यूज में नहीं लेते। कितने को लेते हैं? 2 से 10% जो है, उस पार में से भी 2 से 10% को ही प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी आपको। अब सनलाइट कौन कौन यूज करता है भाई? आपके लोअर प्लांट्स हो गए, जो छोटे नीचे निम्न स्तर के जो प्लांट हो गए, आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए। हाइयर प्लांट जो उच्च स्तर वाले प्लांट हो गए, है ना, ये सारे क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। अब ये देखो भाई, लाइट आई ऊपर से, इसके पास में, किसके पास में? इस पौधे के पास में, और इसने क्या कर दिया? खाना बना लिया। तो ये इसने क्या कर दिया? लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर देखो, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में क्या किया जा रहा है? परिवर्तित किया जा रहा है। ऊपर से क्या आई? लाइट एनर्जी किस फॉर्म में आई? लाइट की फॉर्म में, प्रकाश की रूप में आई लाइट। कहां से? सूर्य से। जो एनर्जी आई वो किसके फॉर्म में आई? किसके रूप में आई? प्रकाश के रूप में। और इस पौधे ने क्या किया? उस प्रकाश के रूप में आई हुई एनर्जी को क्या किया? अपने अंदर कैच किया और किसमें बदल दिया? केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के अंदर उसको बदल दिया। अब ये हेर्बिवोर आया, शाकाहारी जो है ये आया, और इसने किसको खा लिया? इस प्लांट को खा लिया, इस पौधे को खा लिया। ठीक है, खा लिया, इसने अपना पेट भर लिया। फिर कौन आया? मांसाहारी आया ये, और इसने आगे इसको खा लिया, जिसने इस पेड़ को खाया था। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है? शाकाहारी है।
ये क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। शाकाहारी ने किसको खाया, पेड़ को, और मांसाहारी ने किसको खाया, शाकाहारी को खा लिया। तो यहां से क्या है, एनर्जी आई क्या से, लाइट की फॉर्म में आई, प्रकाश की फॉर्म में आई। पेड़, इस पौधे ने किसमें, केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दी। फिर शाकाहारी ने इसको खाया, यहां से एनर्जी इसके अंदर गई, और फिर मांसाहारी ने इसको खाया, शाकाहारी को, तो शाकाहारी से कहां गई एनर्जी, मांसाहारी के अंदर चली गई। तो ये क्या प्रवाह हो रहा है ना, ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। जो ऊर्जा का प्रवाह जो है ना, वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों जो लॉ हैं, दोनों जो नियम है, दोनों को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो उसमें उष्मागतिकी जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके दोनों नियमों का पालन करता है। पहला लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, पहला लॉ ये कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, कि ऊर्जा जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो पहला लॉ तो यहां लग रहा है भाई कि ऊर्जा कहां से आई, प्रकाश के रूप में आई, जिसको इस पौधे ने किस में कन्वर्ट कर दिया, रासायन ऊर्जा के रूप में। प्रकाश के रूप में ऊर्जा आई, उसको केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित कर दिया, पहला लॉ तो हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है पहले वो समझो। एंट्रोपी वो होती है कि यार ये जो लाइट आई है ना, ये जो लाइट आई है, इस पौधे ने पूरी लाइट को काम में नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं लिया है। फिर मैंने कहा शाकाहारी ने इस पौधे को खाया, तो पौधे के पास में जितनी ऊर्जा थी ना, वो पूरी की पूरी इस शाकाहारी के अंदर नहीं गई है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि मांसाहारी ने शाकाहारी को खाया, तो शाकाहारी के अंदर जितनी ऊर्जा थी ना, उतनी मांसाहारी के अंदर नहीं गई है। तो ये क्या, एंट्रोपी, जो कि किसी को नहीं मिलती, वो ऊर्जा जो है वो ऐसे ही पड़ी रह जाती है, ठीक है। तो इस ऊर्जा, इस एंट्रोपी से बचने के लिए अपन को कांस्टेंट क्या देनी पड़ेगी, लगातार अपन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। कि अगर ये ऐसे ही चेन चलती रहेगी, ऐसी चेन चलती रहेगी, तो आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊर्जा का प्रवाह जो रुक जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को, लगातार जो है वो ऊर्जा का साइकिल जो है वो चलाते हुए अपन को रहना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब ये आप देख लो, फूड चेन की बात करते हैं, चाहे उसको खाद्य श्रृंखला बोल दो या फिर फूड चेन बोल दो, ठीक है। अब फूड चेन क्या है वो ध्यान से देखना भाई। इसमें अलग अलग पोषण स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। घास है, घास क्या है, पहला पोषण स्तर है, ठीक है। लाइट आई, ऊपर से प्रकाश आया, घास ने क्या किया, खाना बनाया, ठीक है। तो घास क्या है, यहां पर घास, ग्रास मतलब घास, ठीक है। तो ये क्या, उत्पादक है, खाना खुद बना रहा है, किसी की मदद ले रहा है भाई, नहीं मिल रहा किसी की मदद, तो ये क्या, उत्पादक बोल दो इसको, या फिर इसको प्राथमिक उत्पादक बोल दो, या फिर इसको ट्रांसड्यूसर बोल दो। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, या ट्रांसड्यूसर उसको बोलते हैं जो एक एनर्जी के रूप को दूसरे रूप में बदल दे, उसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, यहां पर ये मान लो घास है, ये इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है, तो ये क्या, ट्रांसड्यूसर है ना। हाँ, तो इतने नाम हो सकते हैं इसके, तो ये मैं आपको नाम बता रहा हूं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। अलग अलग आपके पोषण स्तर है, ठीक है, और उनके अलग अलग नाम है। यहां से आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन यहां पर जब क्वेश्चन बनाएगा ना वो, तो आपको कंफ्यूजन करवा देगा बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई। ग्रास आपका घास है, ठीक है, पहला पोषण स्तर है। इसको क्या बोल सकते हैं, पहले पोषण स्तर वाले को अपन उत्पादक बोल सकते हैं, प्राथमिक उत्पादक बोल सकते हैं, ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। ये तीन नाम इसके पॉसिबल है। आगे चलें। दूसरा जो पोषण स्तर है, जिसमें ग्रास ऊपर आ गया, ग्रास ऊपर क्या हो गया, आपका जो घास को खाएगा ना, जो घास को खाने वाला, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हिरण भी ले सकते थे ना, हाँ, तो वो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रास ऊपर ले लिया अपन ने, तो ये घास को खाता है, ये दूसरा पोषण स्तर है। अब इसको मैं ग्रास ऊपर क्या बोल सकता हूँ, यार ये शाकाहारी है, क्योंकि ये घास खा रहा है तो ये शाकाहारी है, एक नाम तो इसका ये हो गया। दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं, इसको प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकता हूं, क्योंकि ये उत्पादक है, इसको डायरेक्ट ये खा रहा है, डायरेक्ट पहली बार खा रहा है, तो ये क्या, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ठीक है, दूसरा नाम हो गया। तीसरा क्या होगा, द्वितीयक उत्पादक। भैया द्वितीयक उत्पादक क्यों बोला इसको, इसलिए बोला है क्योंकि ये ग्रास ऊपर को भी तो कोई ना कोई खाएगा भाई। इसने तो ग्रास को खा लिया, घास को खा लिया, ये जो ग्रास ऊपर था ना, इसने तो घास को खा लिया, तो ये क्या बन गया, प्राथमिक उपभोक्ता तो बन गया। लेकिन अब कोई ग्रास ऊपर को खाने वाला भी तो है, बिल्कुल है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादक हो जाएगा। आगे चले, तीसरा जो पोषण स्तर है उसमें देखो, उसमें कौन है, मेंढक, फ्रॉग, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये प्राथमिक मांसाहारी है, क्यों, क्योंकि ये किसको खा रहा है,
ग्रास ऊपर वो खा रहा है, तो ये क्या मांसाहारी है। कौन सा? प्राथमिक मांसाहारी बोल सकते हैं इसको। और क्या ये द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये पहला प्रथम जो प्राथमिक उपभोक्ता था वो कौन था? आपका ग्रास ऊपर। द्वितीयक कौन बन गया? फ्रॉग बन गया। तीसरा इसका नाम क्या हो जाएगा? तृतीयक उत्पादक। तृतीयक उत्पादक क्यों बोला? क्योंकि भैया मेंढक को खाने वाला भी तो कोई है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये उत्पादक का रूप में काम करेगा, तो तृतीयक उत्पादक। फिर लास्ट में क्या आपका? स्नैक, सांप। ठीक है, तो सांप क्या चौथा पोषण स्तर में लिया इसको अपन ने। और ये क्या? द्वितीयक मांसाहारी है, क्योंकि ये किसको खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है। अगर ये आपकी जो खाद्य श्रृंखला यहां तक ही है तो इसको आप क्या बोल सकते हो? उच्च मांसाहारी भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर इसके आगे और भी लंबी है, वैसे लंबी और भी चल सकती है, सांप को खाने वाला भी कोई हो सकता है ना। हाँ, तो उसको द्वितीयक मांसाहारी या फिर उच्च मांसाहारी अपन बोल सकते हैं। और इसको तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे, क्योंकि ये क्या इसको खा रहा है? इसको मेंढक को खा रहा है। और ये चतुर्थ उत्पादक है, किसके लिए? जो सांप को खाएगा उसके लिए चतुर्थ उत्पादक है। बस ये नॉर्मल बातें थी, इसको आगे अपन कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आई या नहीं आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।